नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ के बाद एक्शन मोड में आ चुके हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ के बाद आज उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है और कार्यभार को संभालते ही प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा फैसला किसानों के हित में लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अभी कैबिनेट की पहली बैठक कर रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को 4 दिन दिल्ली में रहने का निर्देश दे दिया है। प्रधानमंत्री के साथ ही उनकी टीम ने भी काम करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय के बंटवारे से पहले ही एस जयशंकर ने कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। पिछली सरकार के दौरान ही प्रधानमंत्री ने 125 दिन का प्लान तैयार कर लिया था। जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार 1 मिनट भी वक्त बर्बाद किए बगैर काम में जुट चुकी है। हालांकि सरकार के सामने गठबंधन के कुछ सहयोगियों को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना की समीक्षा और यूसीसी पर सभी राज्यों से बातचीत का सुझाव दे दिया है। साथ ही एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल और शिवसेना के सांसद श्रीरंग बारने मंत्री पद को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी का कर्तव्य पथ और चुनौतियों का अग्निपथ कैसे रहने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ काउंटर बाइट्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे और फिर सवालों का जिक्र। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हाँ। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफर दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही है ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखिए, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ कई वर्षों से एनडीए का घटक पक्ष रहा है और अच्छी तरह से काम करा है। शिंदे जी साहब के नेतृत्व में शिवसेना फिर से एक बार महाराष्ट्र में उभर आई है। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद का गठन होते हुए शिवसेना को न्याय मिलने की मैं अपेक्षा करता हूं। तो जाहिर है कि ऐसे में कई सवाल हैं। मोदी की नई सरकार कितनी चुनौती अब की बार, इस पर नजर रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही मोदी का संकल्प पूरा करेंगे स्पेशल 71। गठबंधन सरकार बड़े फैसले ले पाएगी अब की बार और मोदी इन एक्शन विजन 2047 पर नजर। एनसीपी शिवसेना की नाराजगी कैसे बीजेपी दूर करने वाली है, आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झाप से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। समीर चौगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में। मुकेश केजरीवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। अश्विनी मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहला सवाल धनंजय गिरी जी, बधाई के साथ, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह कल हुआ और एक बड़ा कैबिनेट 71 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ हमने कल देखा है, लेकिन 20 घंटे बाद इंतजार है कि पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट हों। जाहिर है कि उसमें कुछ देर की दूर अभी फिलहाल देरी है और पोर्टफोलियोज किसको क्या मिलने वाले हैं यह भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बीच में कुछ छोटी मोटी नाराजगी जब उभर कर सामने आ रही है तो यह सवाल बरकरार है अभी भी कि क्या कोई चुनौती गठबंधन की सरकार में बीजेपी देख रही है 3.2 में? नहीं पूर्णिमा जी, पहले तो सरकार जो गठन हुई है उसकी देश की जनता को बधाई, आपके चैनल और पैनल की सभी को बधाई, और इस देश की जनता को बारंबार बधाई कि 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार लगातार कोई सरकार बनी है। और 84 के बाद कांग्रेस की कभी भी इतनी सीटें कभी भी नहीं आई हैं। तो इस तरह से हम जनता के कदमों में सर झुका करके धन्यवाद देते हैं जनता का। और नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा जनाकांक्षा को प्राथमिकता दी है। नवाचार के आधार पर विकास को नित नए रूप देने के लिए प्रयासरत रहे। इस दिनों उन्होंने एनडीए को नए फुल फॉर्म समाज के न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया, जनकांक्षाओं के अनुरूप जनतंत्र को मूर्त रूप देने के लिए कोई काल को देकर ही कोई भी राष्ट्र नेता कालजयी बनता है। नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर
कालजयी कैरेक्टर है। वो देश को जिस नूतन ऊंचाइयों पर जिस तरह से लेकर के चल रहे हैं, उनका जो घोष वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो उसमें सबको जोड़ करके चले। 2014 में हम सरकार में आए थे, 2019 में भी आए, 2024 में भी आए। तो हमारे पास 14 में पूर्ण बहुमत था, 19 में भी था, और 24 में हमें एनडीए का बहुमत मिला। तो हम इस तरह से चल रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर व्यक्ति काम करने वाला ये जानता है। गिरी जी, ये तो सब सोच रहे हैं ना 20 घंटे, ये तो पहली बार हुआ है, ये आप भी जानते हैं कि 20 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन पोर्टफोलियोज नहीं अगर मान के चलिए अभी तक नहीं मिले, बता दिया गया है लेकिन उनका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो आखिर उस देरी की वजह क्या है? क्या बहुत ज्यादा मंथन करना पड़ रहा है, या बहुत ज्यादा परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, बैलेंसिंग एक्ट है कि कोई नाराज नहीं हो पोर्टफोलियोज बंटने के दौरान, जो बाद में किसी तरीके से उभर कर आए सामने? नहीं पूर्णिमा जी, इस तरह की कोई बातें नहीं है, लेकिन जब विस्तार से बातें हो रही हैं और बैठक चल ही रही है, बैठक के बाद उम्मीद है कि घोषणा हो जाएगी, क्योंकि सबको बता ही दिया गया, जैसा कि आपको भी सूचना है, बता दिया गया। अब उसका फॉर्मल अनाउंसमेंट होना बाकी है, वो समय के साथ हो जाएगा, क्योंकि नई कैबिनेट बनी है, अनुभव और ऊर्जा दोनों का समायोजन करके बनी है। तो सबको बताया जा रहा है कि भाई किस तरह से करना है। समर्थ मोदी जी को समर्थन के साथ भारत को एक समर्थ, सशक्त, सबल, सुस्मृत, स्वस्थ, सुरक्षित, समर्थ रूप देने के लिए एक नई सरकार का जो गठन हुआ है, उसमें समय के साथ घोषणा हो जाएगी कि भाई किसको क्या मंत्रालय मिला। और ये प्रधानमंत्री का संवैधानिक प्रोरोगेटिव होता है, जिसको जो चाहे मंत्रालय दे दे, और हमारे सहयोगियों ने भी इसके बात की तस्दीक की है। तस्दीक आपके सहयोगी कुछ और बातों की भी कर रहे हैं धनंजय जी, उसके लिए मैं आपके पास आऊंगी, उसी तस्दीक को आपके सामने रखते हुए और उसको समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन दीपक झा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक झा साहब, इंतजार तो है हमको, जैसे एक लोकतांत्रिक पर्व हमने देखा, नई सरकार का गठन हुआ, अब शपथ ग्रहण भी हो चुका है, अब हम पोर्टफोलियोज मिलने का इंतजार कर रहे हैं कि भाई 5 साल बाद किस तरीके से सरकार आगे बढ़ेगी, अलग अलग मंत्रालय की जिम्मेदारी कौन संभालने वाला है। विपक्ष में बैठे हुए आपकी नजर इस पर कितनी है, और क्या आप कोई चुनौतियां मोदी 3.0 में देखते हैं एक विपक्ष होने के नाते? देखिए, प्रधानमंत्री जी को बधाई, देश को बधाई कि एक देश को नई सरकार मिल गई, 2024 की नई सरकार चुनी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो तानाशाही मानसिकता की सरकार थी, वो उसका अंत हो चुका है। अब टीडीपी ने मांग कर दिया, जेडीयू ने मांग कर दिया कि लोकसभा अध्यक्ष आती हूँ दीपक झा जी आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त लेनी होगी। पहला फैसला क्या है? 3 करोड़ घर बनाने का फैसला लिया गया है। पीएम आवास योजना के तहत ये घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना, हर किसी को घर मिले, इसका अधिकार देने की कवायद पहले फैसले के साथ, या इसको मैं कहूं कि ये दूसरा फैसला है, क्योंकि पहला फैसला दस्तखत के साथ किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने का हुआ। ये एक और इम्पोर्टेंट फैसला, क्योंकि एक तरफ बैठक चल रही है और इस बैठक में बड़े बड़े फैसलों की उम्मीद है, जिसमें 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये फैसला कैबिनेट से निकलकर सामने आया है। पीएम आवास योजना में 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे, इनका निर्माण किया जाएगा। धीमे धीमे जो फैसले हैं कैबिनेट की बैठक से निकलकर सामने आएंगे, और जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण है, हर किसी के घर का सपना पूरा हो। दीपक झा साहब, ये फैसला उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो एक घर की आस लिए बैठते हैं, और पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जाने का फैसला अभूतपूर्व है और बहुप्रतीक्षित भी है। दीपक झा। पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के गरीबों का मजाक कैसे उड़ाना है, इस सरकार से सीखिए। देश के किसानों का मजाक कैसे उड़ाना है, इस सरकार से सीखिए। देश के जवानों को बर्बाद कैसे करना है, इस सरकार से सीखिए। देश के युवाओं का भविष्य कैसे बर्बाद करना है, इस सरकार से सीखिए। देश में पेपर लीक कैसे करना है, इस सरकार से सीखिए। निर्मला रमन जी जो थी वित्त मंत्री थी, वो कहती थी कि हम पिछले 10 सालों में लगभग 3 करोड़ घर बना चुके हैं। प्रधानमंत्री कहते थे हम 4 करोड़ घर बना चुके हैं। तो इस सरकार में जो द्वंद्वाभास कर रहे थे, तो द्वंद्व युद्ध चल रहा था, कोई नंबर गेम है, तो किसी के पास कोई सॉलिड कैलकुलेशन नहीं है कि हमने कितने घर बनाए और कितने घर बनाए। आपके पास है कैलकुलेशन झा साहब? नहीं, मैं तो वही कर रहा हूँ, जब सरकार ही आंकड़े नहीं जारी। आपके पास कोई कैलकुलेशन? आपको लगता है कि इनकी कैलकुलेशन गलत है? मैं कहती हूँ चलिए मान लेती हूँ 1 सेकंड को कि इनकी हर कैलकुलेशन गलत है, तो अपनी कैलकुलेशन जरा बताइएगा झा साहब। पूर्णिमा मिश्रा जी, आपका सवाल ये होता अगर कि सरकार का, अरे आप थोड़ी सवाल तय करेंगे दीपक झा जी, आप सवाल तय करेंगे।
आजकल आप लोगों की बहुत बुरी आदत हो गई है, आप लोग सवाल भी तय करने लगे हैं और जवाब भी आप ही लोग तय करते हैं। इतना लिबर्टी तो छोड़िए, लोकतंत्र में रह रहे हैं ना, तो कुछ आजादी तो प्रेस के लिए भी छोड़िए। देखिए, अभी 4 जून को आजादी थी प्रेस की, और पूरे देश ने देखा कि भारत का मीडिया कितना आजाद है। बिल्कुल, 4 जून को जनादेश आया और जनता का फैसला आया, जो सरकार बन रही है, शपथ ग्रहण कर चुकी है। मैंने पूछा कि अपनी कैलकुलेशन बताइए ना, इनकी कैलकुलेशन इतनी खराब है तो। पूर्णिमा जी, अगर अब आपका सवाल खत्म हो गए तो मैं बोलूंगा, नहीं तो आप सवाल करते नहीं तो आप मुझसे सवाल मत पूछिए, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए सीधे सीधे। नहीं तो मैं जवाब सीधे जवाब दीजिए ना साहब, इधर उधर गोलमोल बात मत करिए। आप जवाब लीजिए तब मैं दूंगा, नहीं तो मैं आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो फिर मैं टोकूंगी आपको, इसीलिए जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। अपना कैलकुलेशन बताइए अगर इनका कैलकुलेशन गलत है तो। पूर्णिमा मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं नरेंद्र मोदी जी तो हूँ नहीं कि आपका सवाल पे मुस्कुरा दूंगा। ओहो दीपक जी, अभी तक आप उसी में डूबे हुए हैं ना, जो छिन गया आपसे, आपको मिला नहीं, उबर नहीं पाए अभी तक उससे आप लोग, अभी तक उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। नहीं बनी आपकी सरकार साहब, एक्सेप्ट कर लीजिए, अब सरकार दूसरे की बन गई है। सुन लीजिए, मैंने तो कहा था कि हम विपक्ष में मजबूत विपक्ष है, इसीलिए मैं नंबर तो कैलकुलेशन बताइए ना, समय मत जाया करिए ना सर, बाकी मेहमान भी हैं, कैलकुलेशन बताइए अपनी। तभी तो मैं कह रहा हूँ, देश कंफ्यूज है कि 2 करोड़ घर बनाए, 3 करोड़ घर बनाए कि 4 करोड़ घर बनाए। नंबर आंकड़े कौन देगा? प्रधानमंत्री का नंबर अलग होता है, वित्त मंत्री का नंबर अलग होता है, भाजपा के प्रवक्ताओं का नंबर। ठीक है धनंजय जी, जल्दी से इनका जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। धनंजय जी, इनको बताइए कि 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख घर बन चुके हैं, अपना आंकड़ा दे दीजिए और इनको क्लियर कर दीजिए कि कितने घर बने और कितने बनने हैं। पूर्णिमा जी, हमने तो मैनिफेस्टो में लिखा है कि 12 करोड़ किसान सम्मान निधि गई, 12 करोड़ लोगों को एक टाइप से वाटर पहुंचे, 4 करोड़ 21 लाख घर बने, और ये सारा, और 3 करोड़ आगे घर बनाएंगे, जो आगे लोग बच गए हैं 3 करोड़ उनका घर बनाएंगे। कन्फ्यूज कांग्रेस फ्यूज है, किटी फ्यूज है, जनता से तो पूरी तरह से रिफ्यूज है। हम कोई फर्जी, भाई साहब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, भाई साहब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, कांग्रेस को बोल रहे हो, किसानों भाई साहब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था, आप भी भाजपा को बोल रहे थे। जी को सुनिए, पहले आप जवाब ले लीजिए। नहीं दीपक जी, जवाब ले लीजिए, उनका जवाब आप तय मत करिए। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि हम आप भाजपा को ही बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। तो देश में आपका टॉप फ्लोर खाली है, आप भाजपा को ही बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। दीपक जी, इसलिए कृपया मजबूत विपक्ष का नाम, मत चलाइए। मजबूत विपक्ष का नाम ये नहीं होता है जो अभी आप कर रहे हैं। जवाब तो सुन लीजिए, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आप आरोप लगा देंगे कि आपके माइक बंद कर दिए जाते हैं। अभी तो सबके माइक खुले हैं ना, और सबके कान भी, तो सुन लीजिए ना फिर। बोलिए धनंजय जी। पूर्णिमा जी, कांग्रेस पोजीशन के लिए मर रही है, अपोजिशन में रहना कांग्रेस ने कभी सीखा ही नहीं रहा। जो लगातार सत्ता का सुख भोगते रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन खल्ला है, उनके लिए सत्ता मलाई चावने का तरीका है। सत्ता कोई मिशन के लिए थोड़े है। लोकतंत्र का न्यूनतम शिष्टाचार है, लोकतंत्र के न्यूनतम शिष्टाचार को भाजपा होगी सत्ता के लिए नतमस्तक। रुकिएगा धनंजय जी, आप रुक जाइए। सत्ता के लिए आप लोग मर रहे हैं, सत्ता की चाटुकारिता भाजपा कर रही है। दीपक जी, आई होप मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। दीपक जी आप कम बैठते हैं मेरे साथ चर्चा में, लेकिन आप ये जानते हैं कम से कम, क्योंकि समय हो गया आपको मेरे को डिस्कशंस में बैठते हुए, कि बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं है। एक एक करके बात करते हैं ना। क्या समस्या है? समस्या क्या है एक एक करके बात करने में? एक एक करके बात करने में समस्या क्या है? पूर्णिमा मिश्रा जी, समस्या यह है कि जब भाजपा शब्दों की मर्यादा लांघती है तो अब आप उसको नहीं टोकते। आप तानाशाही पे, आप देश के प्रधानमंत्री को तानाशाह है, ये मर्यादित शब्द है, इससे बड़ी इसलिए मर्यादित शब्द है। ठीक है, चलिए धनंजय जी आपको भी रोकती हूँ। दीपक जी धनंजय जी आपको भी रोकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर डिबेट को डाइवर्ट नहीं करूंगी। जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं आपके पास आती हूँ मुकेश केजरीवाल जी, मुझे ये समझाइए कि हम ये जो स्वरूप देख रहे हैं, और एक बड़ा कैबिनेट हमने देखा, 71 यहाँ पर ऐसे सांसद थे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ लिए, जिसमें आपके पास इस बार कोलिशन की गवर्नमेंट है। ये आपको लगता है कि चुनौतीपूर्ण रहेगा, इन द सेंस कि अभी कुछ मुद्दे पहले से ही आने लगे हैं सामने, फिर चाहे वो बिहार में स्पेशल स्टेटस की बात हो, फिर चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात हो, अग्निवीर योजना के रिव्यू को लेकर बात हो, ये तमाम बातें उठने लगी हैं कि इस पर हम चाहते हैं कि चर्चा हो बैठकर और इनको रिव्यू किया जाए। आपको लगता है कि ये चुनौतियों को बरकरार रखते हैं? देखिए, ये सरकार
अब विपक्ष को मान लेना चाहिए कि ये सरकार एनडीए के बहुमत की सरकार है और मुझे लग रहा है कि कुछ तो अंदर चीजें तो रहेंगी। भाजपा ने 10 साल पूर्ण बहुमत से सरकार चलाई है, उतना आसान नहीं रहने वाला है। अब आप देखिए कि जिस तरह के बयान आने लगे हैं, छोटी छोटी जो प्रमुख 2 बड़ी पार्टियां हैं उनके उस तरह के बयान नहीं आ रहे हैं, चाहे वो जेडीयू हो या चंद्रबाबू नायडू हो, टीडीपी, इन दोनों के उस तरह के बयान नहीं आ रहे हैं कि हमें कैबिनेट के ज्यादा पोस्ट चाहिए। लेकिन उनसे छोटी जो पार्टियां हैं उनके बयान खुल के आने लगे, ये सामान्य बात नहीं है। मोदी सरकार में यहां तक कि भाजपा के 2 बड़े लोगों का भी बयान आ गया। राजीव चंद्रशेखर जो खुद मंत्री रहे थे, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो पब्लिक लाइफ से पीछे हटे। हालांकि बाद में उन्होंने बैक ट्रैक कर लिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। इसी तरह से एक मंत्री जो केरल से चुन के आए हैं, मलयालम के बहुत बड़े एक्टर हैं, उनको एमओएस बनाया गया, तो उनके करीबी लोगों ने कहा इस बात का, उन्होंने खंडन भी कर दिया। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, एक और बहुत बड़ी बात यह भी है कि मोदी सरकार ने इस बात को महसूस किया है कि क्या चीजें हैं जिस पे उन्हें फोकस करने की जरूरत है। सबसे बड़ा तुरूप का पत्ता साबित हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। अगर उसमें 3 करोड़ मकान बने हैं, शायद सरकार 4 करोड़ का भी दावा कर रही हो, जो भी संख्या हो, यह सबसे बड़ा वो कदम है जिसकी वजह से भाजपा को गांवों में सबसे बड़ा जो लाभ मिला इसकी वजह से। और अगर पहला फैसला इसके लिए ले रहे हैं, उम्मीद की जा रही थी कि 2 करोड़ का अनाउंस करेंगे, लेकिन 3 करोड़, जैसा कि अभी आपने ब्रेक की खबर कि 3 करोड़ मकान 5 साल में बन जाएंगे, पहले भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, इस स्कीम पे बहुत अच्छा काम किया है। और अगर 2 करोड़ की बजाय 3 करोड़ मकान बना देती है तो इसका विपक्ष को स्वागत करना चाहिए। यहां पे हमारे पैनल में जो थे उनको कहना चाहिए कि और तमाम मुद्दे मिलेंगे ना आपको। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार के पास ऐसे फैसले नहीं होंगे जिसपे विपक्ष। आप भाजपाई हो जाएंगे थोड़ी देर में, देख लीजिए। नहीं, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप भाजपाई हो जाएंगे और हम तो खैर गोदी मीडिया है ही, तो कोई बात ही नहीं है वो तो। लेकिन आप थोड़ी देर में भाजपाई हो जाएंगे। नहीं, पत्रकार हो, इसके लिए आप तैयार रखिए। हाँ, वो तो हमें निष्पक्ष तौर पे कहना चाहिए। मेरी बातें अक्सर भाजपा को या कांग्रेस के लोगों को बुरी लगती है, लेकिन ये ऐसा मुद्दा था, विपक्ष के तौर पे मौका मिला था दीपक जी को। मैं लंबे समय से उनको सुनता रहा हूं, बहुत अच्छी जानकारी के साथ आते हैं, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि अगर 3 करोड़ आवास का अनाउंसमेंट कर रही है, अभी आपको निश्चित तौर पे खुल के इसकी तारीफ करनी चाहिए थी। रिकॉर्ड भी अच्छा रहा इस योजना को लेके। बीच में कोविड के दौरान मुश्किल था कि इस स्कीम को लागू करना गांव में जाके, वो भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा। बाकी चीजें हैं जिन पे आप आलोचना कर सकते हैं। आप क्या करेंगे उससे पहले इनके अपने जो सहयोगी दल हैं वही आप देखिए कि केसी त्यागी जी कहने लगे हैं जेडीयू की तरफ से, और उससे ज्यादा मुश्किल तो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की तरफ से आएगी। तो आपसे ज्यादा मुखर हो सकता है कि इनके सहयोगी दल हों, लेकिन इस योजना को लेके किसानों को जो सम्मान निधि है उसको लेके स्वागत करना चाहिए। ठीक है, जल्दी से एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया बाकी 2 मेहमानों से भी लूंगी, क्योंकि उसके बाद मुझे जरा हेडलाइंस के लिए जाना होगा। अश्विनी मिश्रा जी, आपके साथ शुरुआत करते हो। आप क्या देख रहे हैं इस 3.0 में, और खास तौर से चैलेंजेस के लिहाज से, या जैसा कि मुकेश केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का फोकस क्लियर है कि हमको ये पहले करना है, जैसे कि आज किसानों की सम्मान निधि उसकी किश्त जारी हुई और उसके बाद ये आवास का जिक्र। जी पूर्णिमा जी, इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम जनता था, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को नकारा है। भले ही एनडीए को बहुमत मिला हो, लेकिन नेतृत्व को नकारा है। और यही कारण है कि अगर कहा जाए ऑन अ लाइटर नोट कि नरेंद्र मोदी जी को नानी याद दिला दी, नायडू और नीतीश कुमार नानी याद दिला दी। ये जनता का मत था। रही बात सरकार की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भानुमति के कुनबे जैसी सरकार है, जहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के मूल विषय थे, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लगातार घेर रही थी कि कांग्रेस जो है मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, टीडीपी ने आरक्षण का अनाउंसमेंट कर दिया उसी का। भारतीय जनता पार्टी बार बार अग्निवीर चला रही थी, अग्निवीर लाएंगे, उसका विरोध हो रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की मूल नीतियां जिनको लेकर के वो चुनाव में गए थे, उनकी गठबंधन की पार्टियां उन्हीं का विरोध कर रही है। तो आप समझ सकते हैं सरकार कितनी स्थिर है। बहरहाल रिव्यू करने की बात हो रही है यहाँ पर। विरोध और रिव्यू करने में बहुत अंतर है। एक योजना को जब एक समय हो जाता है तो उसको रिव्यू किया जाता है। जैसे कि मैं उन कानूनों की भी बात करूंगी जिनको रिव्यू किया गया और उनको वापस किया गया। इसी बात का दीपक झा जी जो है विरोध भी कर रहे थे कि आप सवाल विपक्ष से ही करती हैं, सत्ता से नहीं करती हैं। अगर सत्ता सवाल उठाते हैं तो आप उसको शायद जस्टिफाई भी करती हैं। आप तय कर रहे हैं ना सर, ये आपका
परसेप्शन अभी exactly ये वही कर आपका रही हैं। परसेप्शन है। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूं कि जब आप जनता के सामने किसी चर्चा में बैठते हुए ये बताते हैं कि विरोध कर रही है, तो अरे मेरा 4% दिया ना, टीडीपी ने अभी अनाउंस किया ना कि 4% देंगे। टीडीपी ने अभी अनाउंस किया 4% देंगे। आप बताइए ना, ये मुसलमानों का आरक्षण की बात चिल्ला रहे थे ना, ये करेक्शन से आपको ऐतराज है तो आपको होता रहे, मुझे उसमें कोई आप समस्या बताइए, नहीं। इसमें correction आपका की एक कहाँ और गुंजाइश करेक्शन है? मैं करवा देती हूँ, आपको मुझसे समस्या है ना। नहीं, मुझे समीर समस्या नहीं चौगावकर है। जी जरा एक करेक्शन और रखिएगा, जब भानुमति का कुनबा जैसी ये सरकार बनी है, जरा इतिहास खोल दीजिए हमारी भारतीय राजनीति का और कोलिशन गवर्नमेंट का। देखिए, अश्विनी मिश्रा जी अभी बोल रहे थे कि ये भानुमति का कुनबा जोड़ा है। इन्हें समझ में आना चाहिए कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार थी, 19 में थी और 24 में भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। 2014 में भी एनडीए की थी, 19 में भी एनडीए की थी और 2024 में भी एनडीए की सरकार है। आप देखिए, जैसे भानुमति का कुनबा कह रहे हैं और बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दबाव डाल सकते हैं। 16 सांसद है, एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री मिला है। 12 सांसद नीतीश कुमार के, एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री मिला है। जयंत चौधरी 2 सांसद के साथ आए, एक एमओएस उनको इंडिपेंडेंट मिला है 4। किसी को भी इनकी लिमिट के बाद, और एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अजित पवार कह रहे थे कैबिनेट मंत्री चाहिए, स्पष्ट मना कर दिया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि एक एमओएस मिलेगा। प्रफुल्ल पटेल तैयार नहीं हुए, एनसीपी सरकार में शामिल नहीं हुए, तो एनसीपी को बाहर बिठा दिया गया है। यह प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, प्रधानमंत्री को किसी तरह का दबाव नहीं चलता है। और जिस तरीके से फैसले प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 साल से लेते रहे, अगले 5 साल वो देखने के पड़ेंगे। और ये जो गठबंधन की सरकार की बात करते हैं, ये 2004 से लेकर 2014 तक की मनमोहन की सरकार देख ले कि उस समय सुपर प्राइम मिनिस्टर कौन होता था, सरकार का अध्यादेश कौन फाड़ देता था, किस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी सरकार चलाते थे घर बैठ के। इन्हें इस बात का पता होना चाहिए। उन्हें इस बात का भी पता होना चाहिए जब लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान 2004 में कैसे दबाव डालकर सरकार के काम अपने करवाते थे बिहार के अंदर। किस तरीके से लूट का तंत्र 2004 से 2014 तक का चला था, तो 2014 से लेकर 2024 और यही राजनीति की रीत रही है सर, यही राजनीति की रीत रही है। कोलिशन गवर्नमेंट में ये होता रहा है और ये होने रहने की संभावना अब भी बरकरार है जब एक और बार कोलिशन की गवर्नमेंट है। धनंजय गिरी जी आपके पास लौटती हूं और अपनी बात को आप पूरा कीजिएगा और साथ ही एक सवाल भी ले लीजिए। सवाल ये कि अभी तक हमने 2014 हो 2019 हो बीजेपी सरकार को फुल मेजॉरिटी के साथ इस रूप में देखा कि आप लोगों ने कड़े फैसले लिए, हर एक मन से कहा कि हमारी सरकार यानी बीजेपी की सरकार कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। लेकिन द हार्ड फैक्ट इज कि इस बार आप कोलिशन की गवर्नमेंट में हैं। उन कड़े फैसलों में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो या और भी कई अहम फैसले, बीजेपी उस राह को कैसे मुमकिन करती हुई नजर आएगी, उन कड़े फैसलों को कैसे लेती हुई नजर आएगी? पूर्णिमा जी, जीसस ने कहा है अर्ध सत्य जो है झूठ से भी बड़ा खराब है। 2004 में कांग्रेस ने 145 सीटों के साथ सरकार बनाई थी तो वो मेजोरिटी की सरकार थी। 2009 में कांग्रेस ने सरकार बनाई 206 सीट के साथ तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और हम 240 अकेले हैं, जिस 1984 के बाद कांग्रेस को कभी इतना आया ही नहीं, तो हमारी सरकार भानुमति का कुनबा है। 2014 में हम अकेले मेजोरिटी लेकर के आए तो हमने एनडीए की सरकार बनाई तो हम बहुत ठीक। 2019 में हम उससे भी बड़ी मेजोरिटी लेके आए, हमने एनडीए की सरकार बनाई। आज हम एनडीए को बहुमत लेके आए तो भांति भांति की बात है। अरे कम से कम व्यक्ति को ट्रूथफुल तो होना चाहिए, बात तो सच तो बोलिए। और पत्रकारों पर सवाल उठा रहे, अरे वो हिटलर जिसको देखिए बैठ के हिटलर कहता है। मजरू सुल्तानपुरी ने नेहरू जी को हिटलर का चेला कह दिया था एक कार्यक्रम में। 1 साल जेल काट के आए थे, पूरे 1 साल। आज जी उसको देखिए वही बैठ कर कह रहा हिटलर की सरकार, तानाशाही की सरकार। अरे तानाशाही इस देश ने देखा है, इंदिरा गांधी की तानाशाही, संविधान खत्म, जेल में सारे नेता, कोई संविधान न कानून न अपील न दलील न सीधा इंसाफ, सीधा जेल। वो देश ने देखा है। कांग्रेस के कितने कुकर्म हम गिनाए, कितने पाप गिनाए, कितने चीजें गिनाए। और वो भी देखा है कि जब पत्रकार लिस्ट निकाल देते कि फला 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 मंत्री बनेगा, वो पत्रकारों का पांव दबा करके नेताओं को उस पर पद मिल जाया करता था। वो भी दौर देखा है। और आज पत्रकार आपसे सवाल करे तो मुझे सवाल ऐसे नहीं वैसे करिए, ये तो गोदी मीडिया। ठीक है साहब, वापस अपने मूल सवाल पर गिरी जी आते हुए, वापस अपने मूल सवाल पर मैं कह रही हूँ कड़े फैसले कैसे लिए जाएंगे, क्योंकि आप तो नंबर गेम की बात करते थे ना और आप फुल मेजॉरिटी में थे, अभी आप कोलिशन गवर्नमेंट में हैं। और इस पर मैं आपसे जवाब, और इसके साथ एक और पॉइंटर है जिसको मैं बाद में ऐड करूंगी, लेकिन पहले इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, सरकार हमारी पहले से जो चल रही है, हमने मैनिफेस्टो में लिखा है, जितनी बातें मैनिफेस्टो में लिखी हैं
वो चीजें लागू करना। हमने किसान सम्मान निधि की बात किया, लेकिन पहली बैठक वो में तो हुआ। साहब तब टीम था को ना घर जब बनाने 400 पार की आप बात करते थे। UCC, धनंजय जी आप बात करते थे मुस्लिम 400 पार की। रिजर्वेशन, मैं यूनिफॉर्म देखिए, सिविल कोड से लेके वन नेशन वन इलेक्शन, आपने बहुत कड़े फैसले, 370 आपने ऐसे ही लिया सर क्योंकि आपके पास मेजोरिटी थी। इसके साथ सीए से लेके आपने ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसले लिए क्योंकि आपके पास नंबर था, आपके पास सिंगल मेजोरिटी थी। मैं ये पूछ रही हूँ कि यूसीसी से लेकर बाकी फैसले, और यूसीसी को लेकर तो आपके कोलिशन में मतभेद है ना, रिव्यू करने की बात कह रहे हैं, उस पर विचार करने की बात कर रहे हैं फिर से। पूर्णिमा जी, आज सरकार का जो स्वरूप है, इसी स्वरूप में हम अपने सहयोगी दलों के साथ बैठेंगे और राष्ट्रहित के मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे, और चर्चा करके बात निकल करके आएगी। जो राष्ट्रहित के लिए महत्वपूर्ण होगा, जरूरी होगा, उसको पूरा किया जाएगा। और हमें अपने सहयोगियों को हम पर और हमें अपने सहयोगियों पर पूरा भरोसा है कि राष्ट्रहित के जुड़े मुद्दे पर भरोसा है। दीपक जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन भरोसा है सर, लेकिन अगर भरोसा होता तो जेडीयू ये नहीं कहती ना कि आपने एलजेपी को, आपने चिराग पासवान को कैबिनेट पद दे दिया और हमको आप दे रहे हैं एमओएस स्वतंत्र प्रभार, आप हमको दे रहे हैं। इसके साथ आपकी नाराजगी अजित पवार की, कह दिया कि एमओएस का पद नहीं चाहिए, आपने कहा कि वेट एंड वॉच, रुकिए हम आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे। मैं ये कह रही हूं कि अभी तो पोर्टफोलियोज बटे नहीं हैं और आपकी कोलिशन के जो सदस्य हैं उनकी नाराजगी उभर कर सामने आने लगी है। पूर्णिमा जी, मैं वही कह रहा हूं कि अपेक्षाओं का होना कोई अपराध नहीं है, और अगर किसी जल सहयोगियों की कोई अपेक्षा है तो उस पर बैठ करके बातें की जाएंगी, बात करके उस पर चर्चा की जाएगी। चर्चा से परिचर्चा से जो निकल के आएगा, जो अमृत मंथन होगा, उससे जो मृत निकलेगा उसके लिए उस पर तैयारी की जाएगी। आप अमृत मंथन से बहुत कुछ निकलने की बात कर रहे हैं, लेकिन दीपक झा जी को लगता है निकलेगा कुछ नहीं, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। पूर्णिमा जी, कहावत है बिहार में कि यही आस लटके रहे हो कबो बसंत ऋतु आए। कांग्रेस सत्ता की मलाई के लिए इस तरह से लपलपाई हुई है कि कोई उधर से लटके और हम झटके, कोई तो लटके। ठीक है, कोई तो लटके तो झटके के लिए तैयार है क्या दीपक झा साहब? हालांकि आप पहले भी थे जब सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया था कि कोई लटके तो हम झटके, दरवाजे खोल दिए थे आप लोगों ने। पूर्णिमा मिश्रा जी, हमने कहा कि हमारे पास विपक्ष के लिए मैंडेट है, हम विपक्ष में वेट एंड वॉच करेंगे, सरकार बने उसके बाद हम बात करेंगे। बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी कहते थे सीना ठोक के 56 इंची की नरेंद्र मोदी की गारंटी। अरे भैया, नरेंद्र मोदी की गारंटी अभी तक कहती आए और आज कह रहे हैं कि हमारी एनडीए सरकार ने। बहुत अच्छी बात है कि पिछले 10 सालों में जो शब्द कानों में सुनाई नहीं देता था, एनडीए सरकार, वो आज सुनाई दे रहा है मेरे को। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। पिछले 10 सालों में भाजपा की गारंटी नहीं चल रही थी, भाजपा की सरकार भी नहीं चल रही थी, नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही थी। इसीलिए हम लोग कहते थे कि तानाशाही की सरकार है, और तानाशाही जब एक व्यक्ति बात पे आता है ना, इसलिए पूरा देश देख रहा था कि किस तरीके से आज ये करेंगे, हम सहयोगियों के साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, अमृत मंथन करेंगे। अरे पिछले 10 सालों में सहयोगियों के साथ बैठे होते, सहयोगियों को विश्वास में लिया होता तो ऐसे दिन ना आए होते। और आप लोग वही हो जिसका चाल चरित्र और संस्कार वही है जो कि खुलेआम आप नीतीश बाबू को गाली देते थे, नीतीश बाबू आपको गाली देते थे। तो कृपया करके यहाँ पे आप एक ज्ञान मत दीजिए कि आप 240 लेके आए तो बहुत वो बड़ा काम कर दिया। आपने कहा था कि 400 सीटों से अगर हम कम आएंगे तो कांग्रेस बावरी ताला लग जाएगा। तो आप देश को बताइए, क्या बावरी में ताला, राम मंदिर में ताला लगने वाला है? इस तरीके से भाजपा ने गुमराह किया है देश की जनता को। चुनाव के समय मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, महंगाई बढ़ा देंगे। अरे मेन मुद्दों पे तो बात करिए। कांग्रेस के पाप आप मत गिनाइए, कांग्रेस के कर्म मत गिनाइए। कांग्रेस के गिराने लायक आप कांग्रेस की धूल भी नहीं है। नेहरू जी ने देश को आजाद कराया था, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद कराया था। आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ना, उन्होंने 2 नेशन 2 की बात करी थी। तो भाजपा ने शुरू से ही राष्ट्र को बांटने की बात करी है। कोई बात नहीं दीपक झा जी, कम से कम अब आपको ये सुनने में तसल्ली होगी, अब आपको कम से कम ये सुनने में तसल्ली होगी कि अब ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी ने फैसले लिए, अब ये कहेंगे कि एनडीए ने फैसले लिए, तो आपको कुछ सुकून तो मिल पाएगा। क्योंकि सुकून के पल आपको अब धूल बराबर भी नहीं है। धनंजय जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाना होगा मुझे। जल्दी से अपना काउंटर रखिएगा सर। पूर्णिमा जी, अच्छा है कि दीपक जी को ये अच्छा लग रहा है कि एनडीए सरकार हो, क्योंकि तीसरी बार ही नहीं, चौथी बार ही नहीं, बारंबार ये सरकार बनेगी। ये देश की जनता कह रही है। देश के दिल में भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता और भाजपा का अलायंस हो गया, इसलिए इनको बार बार ये शब्द अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनको सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए कि बार बार यही सरकार बनेगी, और बार बार ये सुनने के लिए अच्छी बात है कि आदत लग गई। दूसरी बात कि अगर आप कांग्रेस ने अगर कुछ किया होता
तो ये कांग्रेस की दुर्दशा नहीं हुई होती। कांग्रेस उन्हीं दलों के सामने खड़ी है जो कांग्रेस के कब्र पे पैदा हुए, तृणमूल कांग्रेस यानी ग्रास रूट कांग्रेस के अलावा बात कर लीजिए, आप बताइए राष्ट्रवादी कांग्रेस जो कांग्रेस को राष्ट्रवादी। दीपक जी बहुत बदतमीजी है, ये बेहद बदतमीजी है कि मैंने आपके बीच में नहीं बोला और आप बीच में बोलते चले आते हैं। तो सुनने का धीरज रखिए और सुनने असहमतियों के सम्मान लोकतंत्र है, सुनने की ताकत रखिए। अगर बदतमीज है तो अपनी बदतमीजी अपने पास रखिए। और मुझे भी बोलने आता है आपके बीच में, लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं दीपक जी मैं बदतमीजी नहीं, आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। दीपक जी आप अपने समय में अपनी बात करें। आप अगर जाहिल हैं तो आपकी जहालत की प्रॉब्लम है, लेकिन आप पूर्णिमा जी पूर्णिमा जी दिस इज नॉनसेंस। दीपक जी दिस इज कंप्लीटली नॉनसेंस। दिस इज कंप्लीटली नॉनसेंस। आप स्टूडियो में होते तो फिर मैं कुछ कर सकती थी, लेकिन अभी आप दूर बैठे हैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूं। कंप्लीट नॉनसेंस की बात है, आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सर। मैं मेरी मजबूरी समझिए, आप मेरी मजबूरी समझिए। फिर मैं यहाँ अपनी टीम से कहती कि आपका माइक डाउन कर दे। अभी आपके हाथ में खुद बटन है तो मैं अब आपसे ये तो नहीं कह सकती। अरे सुनने का साथ रखिए ना। ठीक है, भगवान ने दो कान और एक मुंह दिया है। कांग्रेस का कांग्रेस कान खोल के सुनती तो इस तरह की कुकर्मी हालत में नहीं आती। मेरा दीपक जी गलत सुनिए, आप भी गलत समझते हैं और यहाँ बैठे दोनों राजनीतिक विश्लेषक गलत समझ रहे हैं कि जब मैंने कहा कि आप स्टूडियो में होते तो मैं फिर कुछ और नहीं करती। मैं सिर्फ आपका माइक डाउन करवाती और कुछ नहीं करती। अपने समय में बोलिए। ठीक है दीपक जी, ओके जोक सपाट दीपक जी प्लीज, दीपक जी प्लीज उनको अपनी बात करने दीजिए। अब उनको अपनी बात करने दीजिए। बात करें तो अच्छी बात है। नहीं वो बात ही कर रहे हैं सर, बस आपके मन मुताबिक बात नहीं कर रहे हैं, वो बात ही कर रहे हैं तो उनको कहने दीजिए ना अपना, प्लीज उनको कहने दीजिए। दीपक जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, मेरा टाइम वेस्ट होता है, आप समझते नहीं है। मेरे लिए 30 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। नहीं गलत बात है, अपने समय में बोलिए। ठीक है धनंजय जी बात पूरी करेंगे प्लीज। और 5 पीढ़ियों से एक परिवार का पांव पोंछ रही कांग्रेस, एक राजनीतिक कार्यकर्ता कहते हैं खुद को, शर्म आनी चाहिए आपको। किसी भी स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि एक पीढ़ियों का पांव पोंछे। अरे मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, 5 पीढ़ियों का पांव पोंछों को राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं कहा जा सकता। इस स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। एक स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति जो राजनीतिक कार्यकर्ता होगा वो अपने जमीर की आवाज से चलेगा, वो अपने जमीर की आवाज से चलेगा, शब्दों की जुगाली से नहीं चलेगा। और एक परिवार के पांव पोंछने वाले को मैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। बिना पार्टी के दीपक जलने जा रहे हैं और जले जा रहे हैं बिना मतलब का। अरे बात करो, मुद्दे पर बात करो। इस देश की जनता ने खारिज कर दिया कांग्रेस को, 100 पर नहीं पहुंचने दिया। देश की जनता अगर 100 पर नहीं पहुंचे, 99 के चक्कर में पड़े थे, 99 के चक्कर में कांग्रेस रही 99 रखती रही। दीपक जी फिर आप नहीं, आप रिक्वेस्ट नहीं समझते सर, फिर अब मैं क्या बोलूं इसके आगे, फिर मैं अब इसके आगे कुछ बोलने लायक रहती नहीं हूं। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं लेकिन आप मेरी रिक्वेस्ट नहीं समझ रहे सर। ना धनंजय जी क्या कह रहे हैं, ना आप क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप मेरी बात नहीं समझते। मुकेश केजरीवाल जी आपके पास आते हैं। नहीं ठीक है सर, कोई बात नहीं। आपकी समय सीमा का यहाँ फिलहाल पूरी होती है, फिलहाल के लिए उसको मैं रोक देती हूँ। बाकी मेहमानों को मुझे समय देने दीजिए। मुकेश केजरीवाल जी लेकिन है ना, चुनौतियां हैं, नंबर गेम के लिहाज से तो चुनौतियां हैं। आपके पास अलग अलग दल हैं जिनकी अलग अलग विचारधारा है, जिनके मैनिफेस्टो अलग अलग बात करते हैं। अब आप कोलिशन की गवर्नमेंट चला रहे हैं तो कैसे, तो चुनौतियां तो हैं, इसको कैसे नकार सकते? कोई नहीं नकार सकता। अच्छी रणनीति यही होगी भाजपा के लिए, जिससे शुरुआत की थी गिरी जी ने, कि अब हम एक नए स्वरूप में सामने आएंगे। आप यही कहते नहीं रहे हैं कि नहीं, जिस तरह की सरकार चल रही थी, जिस पे आरोप लगते थे स्वाभाविक तौर पे, वो एक बहुत बड़े प्रचंड बहुमत की सरकार थी और उस पर स्वाभाविक तौर पे आरोप भी लगते थे कि मनमाने फैसले होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनको बराबर कहा जाता है वो बराबर में नहीं थे। दरअसल सारे फैसले एक व्यक्ति ले रहे थे। तो अब आप थोड़ा कोर्स करेक्शन कीजिए। आप जैसे शुरुआत की थी गिरी जी ने कि नहीं, हम सहयोगी दलों को साथ लेके चलेंगे पहले से। अब हमें जनता ने यह जनादेश दिया है कि हमें ज्यादा सहमति बनानी होगी। जो मुद्दे हैं, विवादास्पद मुद्दे हैं, इनको मानना होगा। उसके बाद आपके लिए सेफ तरीका यही है कि आप कहिए कि जो विवादास्पद मुद्दे हैं उन पे हम एक ऐसा रास्ता निकालेंगे कि जिससे कि सरकार भी ठीक से चले, और जो हमारे बिल्कुल स्पष्ट, जिन पे हमने वादे किए थे
उस पे अगर हमारे सहयोगी दल तैयार नहीं होते हैं और हमारा पूर्ण बहुमत नहीं है, तो अगर जरूरत हुई तो हम उन्हें बाद में लाएंगे जब हमें पूरा बहुमत मिलेगा। तो ये तो बहुत आसान सी और समझ में आने, जनता को पूरी तरह समझ में आएगी। आपने समान नागरिक संहिता की बात की है, आपके पास जनता ने पूरा बहुमत नहीं दिया है, तो आप आसानी से, खूब आसानी से समझ में आएगी जनता को ये बात, बजाय इसके कि नहीं जी हम तो ऐसे ही चलेंगे, ये मोदी की सरकार है। मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी इसमें, क्योंकि आप सामने जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, नाम है नरेंद्र मोदी, और मैं ये कह रही हूं कि आप इससे पहले जब आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब मुलाकात हुई तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने, और ऐसा नहीं है कि विरोध में उन्होंने इनके बयान नहीं दिया, क्या क्या बयान दिए हैं चंद्रबाबू नायडू के, अगर मैं बयान दोहराने पर आऊं तो वो बिल्कुल यहां तक कह दिया। तो अगर वो साथ आकर ये, तो आप सामने जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो व्यक्ति इस कला में माहिर है कि सबको साथ लेकर चलने की कला है, उसमें कोई दो राय है नहीं। तो अगर आप बड़े बड़े वादों की बात करते हैं, जिसमें आपका, आ रही हूं समीर सर, आ रही हूं, जिसमें आप यूसीसी हो या फिर आप बड़े आर्थिक सुधारों की बात करें, आप समान नागरिकता, यूसीसी का मैंने जिक्र किया, या कानून आपको नए पारित करवाने हो, तो ये सब चीजें हैं तो करवा सकते हैं ना, करने को तो कर ही सकते, क्या दिक्कत है उसमें। और जो ऐसी बातें धनंजय जी भी कर रहे थे कि जिसमें विपक्ष स्वाभाविक तौर पे बौखला जाए, आप कह रहे हैं कि 5 पीढ़ियों के तमाम तरह के उन्होंने शब्द युग्म तैयार किए, वो तो प्यार है बीजेपी कांग्रेस। मैं सिर्फ एक लाइन कहता हूं कि बीजेपी को लगता है कि उन्होंने तय कर रखा है कि हम 1 या 2 या 3 पीढ़ी तक, आज आपने सिंधिया परिवार के तीसरे मतलब उनकी पीढ़ी के तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति को गले लगा लिया है, जिन पे आप तमाम तरह के आरोप लगाते थे, तो आपने ये तय कर रखा है कि हम पहली या दूसरी। अच्छा, विभागों का सर बंटवारा हो गया है, मोस्ट अवेटेड न्यूज जो थी, इसीलिए जल्दी से उस पर जाना होगा। विभागों का बंटवारा, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय इसी के साथ मिल चुका है। और कौन कौन से नाम है जल्दी से आपको बताती चलूं। मोदी कैबिनेट 3.0 के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, सड़क परिवहन गया नितिन गडकरी के पास। एक बार फिर से जिस तरीके के सुधारों की वो बात कर रहे हैं, और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ट्रांसपोर्ट में जिस तरीके से उनके द्वारा काम किया गया है, उसको आने वाले 5 साल एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आएंगे। एक लाइन में सर इसको लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें। बिल्कुल, ये देखिए सड़क को लेके सबसे बड़ी बात है, जनता में ये परसेप्शन है कि इस सरकार के दौरान बहुत बड़ा काम हुआ है, और इस परसेप्शन में गडकरी जी को जनता पूरा क्रेडिट देती है। संघ के साथ उनके बेहतर संबंध हैं, पार्टी को चलाने का, सरकार को चलाने का उनके पास अनुभव है, तो ऐसे में ये फैसला मुझे लगता है बिल्कुल जायज और स्वाभाविक था। सड़क परिवहन मंत्रालय उनके पास रहेगा, नितिन गडकरी को लेकर है, और इसके साथ ही अजय टम्टा, हर्ष मल्होत्रा गडकरी के साथ मंत्रालय में काम करते हुए नजर आएंगे। राज्य मंत्री बनाए गए सड़क परिवहन मंत्रालय में अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा। जाहिर है कि तीनों की टीम आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जल्दी से एक समीर सर आपकी प्रतिक्रिया इसी पर लूंगी, जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है कि यह तय था कि नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन मिलेगा, जिस तरीके से उन्होंने काम किया था। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होंगे विभागों के अंदर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल के अंदर मंत्रियों ने परफॉर्मेंस किया है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। बस देखना ही होगा कि शिवराज सिंह चौहान को क्या एग्रीकल्चर मंत्रालय मिलता है, या रेलवे मिलता है, या वो सीसीएस में आते हैं। शिवराज सिंह चौहान को क्या मिलता है, मनोहर लाल खट्टर को क्या दिया जाता है, ये देखने की बात होगी कि इसमें क्या होता है। बाकी मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। अमित शाह को गृह मंत्रालय मिलेगा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बनेंगे, ये तय है। बड़े मंत्रालय जो पहले से थे इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। समीर वित्त मंत्रालय रहता है कि नहीं, ये देखना होगा। समीर सर, आप कह रहे हैं कि अमित शाह और राजनाथ सिंह के मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी के गृह मंत्रालय में कोई बदलाव होगा। बहुत बेहतर उन्होंने काम किया है, वह गृह मंत्री बने रहेंगे। राजनाथ सिंह भी रक्षा मंत्री बने रहेंगे। बस निर्मला सीतारमण का मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि वित्त मंत्रालय किसी और को दिया जाए, लेकिन उसकी भी संभावना है कि निर्मला सीतारमण भी कंटिन्यू करे, क्योंकि अभी बजट आने वाला है और उसमें वो काम कर रही थी। तो बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर होने वाला है। ठीक है, जैसे जैसे नाम आते जाएंगे आपको अपडेट कराते रहेंगे, लेकिन उससे पहले अश्विनी मिश्रा जी जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया उसी टॉपिक पर वापस आते हुए हम जिस पर चर्चा कर रहे थे। जी, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ने पिछली जो 10 साल की सरकार चलाई है, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस, एक अहम के साथ चलाई है कि मैं अपनी लाल लाल आंखें दिखा दूंगा तो सब लोग बैठ जाएंगे, सब लोग मेरी बात मानेंगे। पर अब इस गवर्नमेंट में उनको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लाल लाल आंखें दिखाने वाले 2 व्यक्ति ऑलरेडी उनकी कैबिनेट में हैं, तो उनके लिए सरकार चलाना आसान नहीं होगा। अगर आप देखें, मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव भगवान राम के सहारे लड़ रहे थे। चंद्रबाबू नायडू पहले एनडीए में रह चुके हैं, नीतीश कुमार एनडीए में रह चुके हैं। सर पोजीशन अलग थी, बार्गेनिंग पावर अलग थी। चुनाव आप भी राजनीति को अच्छे समझते हैं सर, बार्गेनिंग पावर होती है पॉलिटिकल पार्टी की। और आप नीतीश कुमार भरोसा जता रहे हैं, नीतीश कुमार जिनका सो कॉल्ड नाम लोगों ने पलटू राम रख
रख दिया है, आप उनके भरोसे सरकार चला रहे हो, आपको लगता है आपकी स्थिर सरकार है, तो सर भगवान ही आपकी सरकार का मालिक है। और वैसे भगवान अगर आपका मालिक अच्छा, होता तो जल्दी शायद से, लेकिन मुकेश केजरीवाल जी जल्दी से एक टिप, सीसीएस को छेड़ने की जरूरत वैसे भी थी नहीं, क्योंकि आप चाहे 2014 2019 में बात करें, ये सीसीएस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। परफॉर्मेंस से ज्यादा देखिए जनादेश की बात होती है, जनादेश में, और उसके बाद आप मैसेज क्या देना चाहते हैं। मुझे लगता है इसका बहुत स्पष्ट मैसेज है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश की है कि ये दबाव वाली सरकार नहीं है, इसमें गठबंधन के सहयोगियों का दबाव नहीं चलेगा, क्योंकि पहले दिन से तमाम, और ये सीधे मांग नहीं की जाती है, कोई भी गठबंधन का सहयोगी दल हो, पहली बार प्रफुल्ल पटेल खुल के बोल रहे हैं, वरना मंत्री पद की मांग गठबंधन की ओर से ऑफिशियली नहीं की जाती, बैक चैनल किया जाता है, और तमाम मांगे आ रही थी, और स्वाभाविक है, हम सभी जानते हैं कितने अवसरवादी नेता हैं जो गठबंधन के सहयोगी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उन्हें इतने महत्वपूर्ण कोई रेल मंत्रालय भी नहीं मिलता है, कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं मिलता, सीसीएस तो छोड़ ही दीजिए, तो फिर मुझे लगता है ये बहुत क्लियर मैसेज है। लेकिन इसमें एक कैच भी है, एक पत्रकार के नाते मुझे यह लगता है बेहतर ये होता, ज्यादा अस्थायी सरकार वो होती जिसमें आप अगर इन अवसरवादी गठबंधन सहयोगियों को साथ लेकर आप सरकार चलाना चाहते हैं लंबे समय तक, तो इन्हें आपको बेहतर कैबिनेट, क्योंकि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एज ए जर्नलिस्ट इसमें मेरा भी एक टेक है, मुझे लगता है कि आप चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात करें, फिर चाहे आप नीतीश कुमार की बात करें, ये अलाइज होने के नाते फाइनेंशियल गेन्स की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। आप ये सोचिए, क्योंकि इनको अलग से, इनको एक्स्ट्रा पैसे राज्य के लिए चाहिए, इनको बाकी सुविधाएं राज्य के लिए चाहिए। मुझे लगता है कि वो फाइनेंशियल गेन को लेकर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उनको अपने स्टेट को प्रायोरिटी में रखना है। वो बात सही है, अगर वो ही तक, उतना ही तक सीमित होता तो ये कह सकते थे कि आप हमें राज्यों में मदद करिए, हम केंद्र सरकार में शामिल ही नहीं होते। नीतीश ने ये पहले भी किया है, उन्होंने इनकार कर दिया था, अच्छे पोस्ट नहीं मिले। दूसरा ये जरूर है कि नीतीश या नायडू ये अक्सर नहीं भी चाहते हैं कि कोई बहुत महत्वपूर्ण पद मिल जाए और कोई दूसरा बहुत बड़े बड़े फैसले लेने लगे, रोज चर्चा में आए, उसका कद बहुत बढ़ जाए, तो ये अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं। ये बात जरूर मैं जोड़ सकता हूं, क्योंकि अक्सर इन लोगों को अपना कद 1 से 10 तक खुद रहना चाहते हैं, तो नीतीश जी नहीं चाहेंगे कि बहुत बड़ा कोई पद मिल जाए और बहुत बड़े फैसले उसकी तरफ से होने लगे। यहां अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन राज्यों का जहां तक सवाल है, अगर उतने तक सीमित रखना चाहते तो फिर वो कह सकते थे कि आप मुझे यूनियन कैबिनेट में लीजिए मत हमारी पार्टी को, सिर्फ राज्य को आप विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, बजट बढ़ा दीजिए, तमाम योजनाओं में हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो दोनों चीजें चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ऐसा पहला मौका है जब वो उनकी हार्ड बार्गेनिंग कर सकते हैं। हार्ड बार्गेनिंग पावर उनके पास दूसरी तरफ से बहुत डेस्परेट है, इंडिया अलायंस जो है वो बहुत डेस्परेट है, वो किसी भी तरह से इनको, जैसे कि केसी त्यागी ने कहा, मुझे उस पर यकीन इसलिए भी नहीं होता है, धनंजय जी ने भी तो कहा लटको झटको, तो वो लटको झटको का स्कोप नहीं रहे, इसीलिए ऐसी मैंने, आपने क्योंकि अजित पवार का देखिए जिक्र किया, अजित पवार ने खुलकर बोला, नहीं तो अंदर खाने में ही बहुत कुछ हो जाता है। आप यहां पर आकर बाहर बोल पा रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, हमसे कह दिया अभी रुको, तो मतलब है उनके लिए प्लानिंग, और वो उस बात पे भरोसा करते हैं। सुरेश गोपी उन्होंने जो केरल से चुन के आए हैं, उनको मंत्री की शपथ दिला दी गई है। उन्होंने अपने करीबी सूत्रों से यह खबर चलवाई कि वो संतुष्ट नहीं है एमओएस से। वाकई वो बहुत बड़े एक्टर हैं, उनका बहुत नाम है, पर खुद खंडन भी तो किया फिर उसका। देखिए कौन ऐसा नेता है, आज भी मोदी सरकार में आप मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कहीं नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है कि जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, इसीलिए आज आपको व्यवहारिक तौर पे देखिए, जनता के सामने आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दीजिए, चैनल पे आप कह सकते हैं जनता को उसका, लेकिन कोई बहुत आप पे विश्वास नहीं बढ़ जाएगा, आपका कोई फायदा नहीं हो जाएगा। आपको अगर व्यवहारिक बात कहेंगे कि हाँ हमें कुछ कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, तो जनता समझेगी, उसको सही मानेगी, उसमें कोई बुरा नहीं मानेगी। अश्विनी जी एक जल्दी से आपका, क्योंकि ये जो अभी तक के, और मैंने सीसीएस का जिक्र किया, उसके अलावा कुछ और मंत्रालयों का नाम है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि अगर आपके कैबिनेट में एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, और ये जो मंत्रालय सीसीएस के स्पेशली उन्हीं के पास रखे गए हैं जिनके पास पहले रहे हैं, तो एक्सपीरियंस लीडर्स है ना, जिस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। तो इसमें बदलाव का स्कोप तो पहले भी नहीं था, या आपको संभावित था कि शायद कोई बदलाव कर सकते हैं? नहीं पूर्णिमा जी, मैं बहुत बधाई देता हूं सभी लोगों को जिनको ये मंत्रालय मिले हैं, और उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में अच्छे से काम करें, ताकि जब आप चुनाव में जाएं तो आपको वोट अपने कामों के आधार पर मांगना पड़े, ना कि रामलला के आधार पर। जी
हाँ ठीक है, आपके सटायर के आगे बताइए अब मुझे। नहीं, सटायर के आगे बढ़ते हैं हम। नहीं, मुझे लगता है कि गडकरी जी का एक उदाहरण लूं तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और यही कारण है कि इंडिया जो है, तारीफ आपने नहीं बिल्कुल, और मैं तो चाहता था कि वो प्रधानमंत्री बने, मैं तो उनको प्रधानमंत्री का चेहरा देखता था। हालांकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है और एक ही व्यक्ति की चलती है, तो यही कारण है कि सब, जैसे हमारे मित्र कह रहे थे कि जल्दी से व्यवहारिक तरीके से मनोहर लाल को लेकर अपडेट आ गया है। ऊर्जा मंत्री उनको बना दिया गया है, मनोहर लाल ऊर्जा मंत्री बन गए हैं। जयशंकर विदेश मंत्रालय संभालेंगे, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय, मनोहर लाल ऊर्जा मंत्री बन गए। धीरे धीरे जो लिफाफा है वो खुलता जा रहा है। इससे पहले आरके सिंह थे, हाँ, वो हार गए, चुनाव हार गए और इसलिए उनको नहीं बनाया गया। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण और इसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। हाँ, मोदी सरकार के सामने ये टारगेट था कि सभी गांवों को बिजली पहुंचाएं, फिर अब है कि 24 घंटे बिजली रहे। राज्यों में, कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, तो बिजली का बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बड़ी जवाबदेही, जबकि बहुत छोटे राज्य के। सबसे बड़ी बात, क्योंकि सिंह साहब से जब मैंने जब उनसे चर्चा की, उनका इंटरव्यू किया, तो उनको मैंने उस बात का जिक्र किया है, वो जो फिल्म में लाइट आई, जब अम्मा कहती है ना, तो वो गांव-गांव में वो बल्ब जलना, वो लाइट पहुंचना और जिस तरीके की प्लानिंग इसको लेकर थी, वो काबिले तारीफ थी कि कैसे हम छोटे-छोटे दूर दराज गांव में जहां बिजली कभी लोगों ने देखी ही नहीं, वहां उन तक बिजली पहुंचे। और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि मनोहर लाल ऊर्जा मंत्री बनने के साथ इस जिम्मेदारी को बखूबी संभालते हुए और उस प्लानिंग को आगे एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे। धनंजय जी की एक बार बात ले लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। धनंजय जी। पूर्णिमा जी, मैं बिंदु बार बताता हूँ, एक्शन स्पीक इज लाउडर देन वर्ड्स। आपके सामने सारे कैबिनेट है। दूसरा, जो मुकेश जी कह रहे थे, मैंने यही बात कही कि बैठेंगे बातें करेंगे, इसका अभिप्राय ही यही है कि संवाद होगा। दूसरी बात, बहुत अश्विनी जी बहुत हल्की बात करें मिश्रा जी कि राम के नाम पे, अरे राम के नाम पे हमने राजनीति नहीं की, राजनीति को ही राम के नाम कर दिया। अगर राम मंदिर, अगर बाबरी विध्वंस ढांचा टूटता, हमारी 5 सरकारें जाती है साहब, 5 सरकारें हम खोते हैं, तो हमारी सरकार जाए तो ठीक है। और 500 सालों से भारत के इतिहास का राम के नाम का संघर्ष हम अगर मैनिफेस्टो में लिख के आते हैं कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने राम की राजनीति नहीं की, राजनीति को ही राम के नाम पे कुर्बान किया है, इस देश की अस्मिता के नाम पे कुर्बान किया है, इस देश के गौरव के नाम पे कुर्बान किया है। उस राम के नाम पर जिसका सपना बापू ने देखा था, जिस राम राज्य का, उस राम का जिसके अंबेडकर ने पहले पन्ने पर राम दरबार लगाया था, इसको लाइटर विन में ना बोला करें। राम राष्ट्र है, राम नीति भी है, नियंता भी है, विभू भी है, विशारद भी है। राम इस देश की सोच है, सभ्यता है, संस्कृति है, सम्मान है। इसको लाइटर विन में बोली जाने वाली बातें नहीं है। राम के नाम पर हमने 5 सरकारें खोई हैं, 5 सरकारें खोई हैं, 5 सरकारें। राम का परम भोजन है अहंकार। आपको अहंकार था, राम ने आपका वो अहंकार खा लिया। शायद आपको ज्ञात होगा, भगवान राम का सबसे बड़ा भोजन अहंकार होता है। आपका वही अहंकार खा लिया। अगर रखोगे तो पिछली बार 200 भी नहीं आएंगी, 240 पे आप आ गए हैं अहंकार में। जनता के सरोकार के काम करें, जनता से अपने काम के आधार पर वोट मांगे, राम के आधार पर नहीं मांगे। इतनी सी अपील की है मैंने। आप दिवा स्वप्न देखते रहिए, लेकिन राम को लाइटर बिन में ना बोला करें, ये मेरा निवेदन मान लीजिए। नहीं, ऐसी क्या बात है? राम के नाम से तो देखिए, राम के जीते जी, उनके न रहने के बाद भी वो तो अवतार हैं, तो उनपे तो ऐसा नहीं कहिए ना कि लाइटर में उन पे हास्य भी होते हैं, लेकिन तमाम तरह के। मुकेश जी, लेकिन इसमें मेरा भी एक टेक है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो इन्होंने कभी नहीं कहा ना कि हम राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये इन्होंने कहा ना कि आप, राम जो है वो चुनावी मुद्दा नहीं है, ये तो कहा। एक फैसला आया कोर्ट की तरफ से, मंदिर बनवाया गया, जो राम को लाए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक हिंदू की फीलिंग है और उस हिंदू का एहसास है कि राम मंदिर बन गया। ठीक है, वो इस बात से खुश था कि किसकी लीडरशिप में बना, प्रधानमंत्री की लीडरशिप में बना। ये अयोध्या हारे राम के नाम पर हारे या अयोध्या हार गए, वो इनका अपना एनालिसिस का विषय है ना। नहीं, राम के नाम पे हारे, वो इनका अपना एनालिसिस का विषय है ना। 1 मिनट, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि हमने राम के नाम पे फिर जीता, तो आप इसको मान भी सकती हैं। बनाया, कहिए कि हमने बनाया, 500 सालों की अपेक्षा को पूरा किया, इस देश की जनाकांक्षाओं को पूरा किया, मूर्तिमान किया, उसको मूर्त रूप दिया, तो कहिए कि हमने बनवाया है। तो ये चीज हमारी ठीक है, लेकिन फिर धनंजय जी, ये बात पे सवाल आएगा ना फिर बार-बार। मैं इसीलिए उस पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाह रही हूं, मैं इसीलिए उस पर चर्चा में नहीं घुसना चाह रही हूं, क्योंकि अभी जरूरी चर्चा मंत्रालयों को लेकर है। और जब फिर इस बात पर चर्चा होगी तो आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा कि फिर आप अयोध्या कैसे हार गए, ये सवाल फिर पूछा जाएगा और फिर वो राम के इर्द गिर्द राजनीति होती जाएगी। मैं इसीलिए
राम को इस राजनीति से बाहर रखना चाहती हूँ। ये मेरा अपना टेक है सर, मैं इसीलिए वापस से उन चर्चा की तरफ लौट रही हूँ। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो वापस आ सकते हैं। बिल्कुल, उस पर। बिल्कुल। मुख्य मुद्दे पे ही रहना। अयोध्या और प्रभु श्री राम को छोड़ देते हैं, लेकिन मंत्रालयों की बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय की बात करती हूँ सर, आपके साथ मुकेश जी शुरू करूंगी। राजनाथ सिंह, फिर से उसको रक्षा मंत्रालय, डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। परमिशन जी जी, प्रणाम सर, थैंक यू सो मच धनंजय जी, धन्यवाद आपका। मुकेश जी वापस से आ जाते हैं, हम रक्षा मंत्रालय की तरफ आ जाते हैं। और डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके से बजट में हमने बढ़ोतरी देखी, जाहिर है कि वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमें एक मुकाम तक लेकर गया है। आगे की जो प्लानिंग और 2047 विजन की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं तो उसमें डिफेंस सेक्टर का और आत्मनिर्भर भारत का बड़ा योगदान देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और रक्षा के क्षेत्र में ये बहुत जरूरी है कि और ये बहुत जल्दी नहीं होना। अपडेट करना चाहूंगी